अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट के साथ साथ दीगर मुश्किलात जो इस वक्त कारोबारी तबके के लिए हैं उस पर भी बात होगी, और फिर टैक्सेशन के मसाइल, FATF के मसाइल, और फिर जो इस वक्त बिजनेस लॉज और टैक्सेशन लॉज हैं उस पर कुछ काम किया जा रहा है या नहीं, और क्या काम है जो होना चाहिए। महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन प्राइस कंट्रोल कमेटियां क्यों खामोश हैं इस पर भी बात होगी। लेकिन बड़ा मसला इस वक्त 246 अरब जो गुज़िश्ता हफ्ते बड़ी मंदी देखी गई स्टॉक मार्केट में, एक ही दिन में लोगों के डूब गए। क्या वजूहात हैं? आज भी मार्केट 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी की तरफ गई थी, नेगेटिविटी थी। अब थोड़ी सी करेक्शन ली और 775 पॉइंट्स पर मार्केट खड़ी है। 39,112 पॉइंट्स हैं मार्केट के, लेकिन स्टॉक मार्केट 38,000 पर गई थी। क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एहसन मेहनती साहब ने, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप है। उनके साथ साथ बैरिस्टर वक्कास अब्रेज़ माहिर कानून हैं और बिजनेस और टैक्सेशन लॉ को बड़े बेहतर तरीके से और गहरे तरीके से समझते भी हैं, और ख़ास तौर पे FATF के मामले पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। एहसन साहब, सर एक ही हफ्ते में इतनी तेज़ी हमने देखी, गिरावट में 1378 पॉइंट्स के करीब गिर गई थी मार्केट पिछले पूरे हफ्ते में। देखिए, बिल्कुल ये एक मामला जो हमने देखा है, इंटरनेशनल मार्केट में प्रेशर आ गया है। तमाम इक्विटी मार्केट जो हैं दुनिया की कोविड पेंडेमिक के जो लॉकडाउन के इम्पैक्ट दोबारा से मार्च का महीना जो 2020 में देखा गया था, वो प्रोस्पेक्टिव जो है इक्विटी मार्केट्स ले रही हैं। कोविड केसेस सेकंड वेव जो है, ऑयल प्राइसेस हम देखा है $34 पर आ गई हैं, और जाहिर है वो गिर के $46 से अगर हम देखें तो कोई 25% ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली गिर गई हैं। और इसके साथ अगर हम देखें तो तमाम इंटरनेशनल मार्केट जो है वो करेक्शन मोड पर आ निकली थी। रिकॉर्ड रिजल्ट जो है 35% तक ग्रोथ एवरेज यहाँ पर ब्लू चिप कंपनीज में कैपिटल मार्केट के अंदर हमने देखी अनाउंसमेंट क्वार्टर के। इस पर्सपेक्टिव के साथ जहाँ पर सीमेंट सेल्स जो है रिकॉर्ड 5.1 मिलियन टन जो है वो हमने देखा अक्टूबर के महीने के अंदर। फिर इस वक्त एक्सपोर्ट का डेटा काफी इंप्रेसिव है। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स 22% तक बढ़ गई है इस क्वार्टर के अंदर। फिर साथ में हमने दीगर टेक्सटाइल सेक्टर की भी जो एक्सपोर्ट्स देखी, जो पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिल गए। इतना मुस्बत डेटा जो है पाकिस्तान का कोविड पोस्ट कोविड जो हमें नजर आया, वो उस पर्सपेक्टिव से अर्निंग्स भी जो है उसी हिसाब से जो है इन्हीं सेक्टर्स की बढ़ते हुए हमने देखी। बट एट द सेम टाइम वो अनाउंसमेंट्स के बाद हमने देखा है कि करेक्शन आई है, और करेक्शन के अंदर एटलीस्ट हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मार्केट के अंदर बाइंग आती है डिप्स पर, और डिप्स पर इंस्टीट्यूशन जो है वो मार्केट के अंदर सपोर्ट करते हैं मार्केट को, स्पेशली वो सेक्टर्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जहां पर पोस्ट कोविड जो है जो हम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, और जाहिर है हमारे डेटा जो है इम्प्रूव हो गया। सीमेंट सेल का रिकॉर्ड डेटा अब आ गया, और फिर जिस तरह मैंने बताया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हो गई हैं, और फिर इसके अलावा जो अभी फार्मास्यूटिकल का डेटा है वो रिकॉर्ड जाहिर है 22% जो है वो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं। तो आई थिंक कि ये एक मुस्बत खबर है कि पाकिस्तान का डेटा इंप्रूव हो रहा है। इकोनॉमिक डेटा है, रेमिटेंसेस का जो है रिकॉर्ड 9%, अब एक्सपेक्टेड है कि वो आने वाले वक्त के अंदर वो देखी जाएगी। IMF की फोरकास्ट भी इंप्रेसिव है रेमिटेंसेस को लेकर। लेकिन इस पर्सपेक्टिव के अंदर हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशर है। इंटरनेशनल मार्केट चूंकि गिर रही हैं, इक्विटी मार्केट देखें या क्रूड ऑयल प्राइसेस या दीगर कमोडिटी प्राइसेस के अंदर भी, कॉटन के अंदर या प्लेटिनम के अंदर या स्टील के अंदर जो प्रेशर आ रहा है, वो मार्केट उसको एब्जॉर्ब इस वक्त पूरे तरीके से नहीं कर पा रही। लास्ट वीक होपफुली जो है रोल ओवर वीक जो है वो जब खत्म हुआ तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाइंग स्पीड दोबारा से मंडे को देखी जाती, पर चूंकि इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त प्रेशर में है, ये जो सेल ऑफ है ये इस वक्त कंटिन्यू हो गया है, रोल ओवर वीक से आगे आ गया है, और अब ये नए वादे के अंदर जो है ये फिर दोबारा से जो है वो प्रेशर मार्केट में देखा जा रहा है। ठीक है, हमें बदरुद्दीन काकड़ साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, सेंट्रल चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन। वक्कास अब्रेज़ भी हमारे साथ मौजूद है। मैं ज़रा वक्कास के पास पहले, फिर ज़रा बदरुद्दीन काकड़ साहब से भी एक सवाल करूंगा। वक्कास, इस वक्त सूरत हाल कोई बड़ी डिफरेंट नहीं रही हमारे लिए FATF के हवाले से। हमने देखा कि हम अभी ग्रे लिस्ट में मौजूद हैं, 2021 तक जाना पड़ेगा इसके साथ। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो टैक्सेशन वाले मसाइल हैं, टैक्सेशन के लॉज से जुड़े कुछ मसाइल हैं, फिर जो तेज़ी से जब कमेटीज़ में मीटिंग होती हैं तो सनती पैदावार के लिए जो बिजली फराहम करनी है, सर्कुलर डेट है, ये है वो है, इन तमाम तर चीज़ों पे एक कानून साजी के मुनज़्ज़म मामले को थोड़ा सा मिसिंग देखते हैं हम। ये बताएं कि FATF के मामले से कितना पाकिस्तान और मज़ीद प्रेशर में रहेगा, या फिर आप समझते हैं कि ठीक हुआ, प्रेशर से हम निकल सकते हैं?
देखिए सलान, मुझे लगता है ये पाकिस्तान मसालिस्तान बन चुका है। जिन मसाइल का आपने तज़किरा किया, जिन प्रॉब्लम्स का, जिन दुश्वारियों का और मुश्किलात का, ये पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। और हकीकत में ये अगर देखा जाए तो 27 जो निकात दिए गए थे FATF के हवाले से, उसमें से पाकिस्तान ने 21 में अपनी कानून साजी की, लेजिस्लेशन की, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी तरामीम की, एंटी टेररिज्म एक्ट में भी जो मुजवजा तरामीम थी, जो रिक्वायर्ड थी, वो की। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान को 2021 में ग्रे लिस्ट के साथ ही चलना पड़ेगा। लेकिन इसके बरक्स ये देखें कि हमारी जो मौशी पॉलिसीज हैं उसकी वजह से हम कहाँ पे धकेले गए। आप देखें पूरी दुनिया के अंदर 20 से 21 ममालिक है, मैंने इस पर रिसर्च भी की FATF के हवाले से, जिन ममालिक के अंदर जो है वो तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो बेसिक लॉज हैं वो भी नहीं एग्जिस्ट करते, और उनके साथ भी पूरी दुनिया की तिजारत भी हो रही है, ट्रेड भी हो रही है, और वो भी जो है इंटरनेशनली एग्जिस्ट करते हैं, पूरी दुनिया के साथ उनके रवाबित कायम है। लेकिन पाकिस्तान की ये बड़ी बदकिस्मती, और हमारे जितने भी हुक्मरान वक्त जो इससे पहले भी थे और जो मौजूदा हुकूमत भी है, इनकी ये लाइबिलिटी बनती थी कि हमारा जो इंटरनेशनली प्रोस्पेक्टिव है, जो नैरेटिव है, हमेशा हम इसी चीज का रोना रोते रहे हैं कि हमारे पास जो इकोनॉमिकली हम जो इतने स्ट्रांग नहीं है, हमें बहुत सारे क्राइसिस का, और इंटरनेशनली भी ये जो एक हमारा नैरेटिव बन चुका है, प्रोस्पेक्टिव बन चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को हमेशा ही जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री की निगाह से देखा जाता है। सेकेंडली, जो आपने बात की कि जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी को टैक्सेशन के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं, 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है इस हुकूमत का। पहले दिन से लेकर आज तक इनका यही कहना है कि हम इन चीजों को दुरुस्त सिमत में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं, इसके लिए डायरेक्शंस का तयन करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी FBR के चेयरमैन आए, उनकी तरफ से कोई इस तरह की हाथरा पॉलिसी नहीं अपनाई गई जिससे हमारी बिजनेस कम्युनिटी को कोई एडवांटेज दिया जाए, कोई फायदे दिए जाए। हमारी जो इनकम टैक्स के अंदर इनॉर्मलीज हैं, जो डिफेक्ट्स हैं, जो लूप होल्स हैं, और खास तौर पे जो यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्स को इम्प्लाई नहीं किया जाता, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हर बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की यही कोशिश होती है जो मिनिमम स्लैब है उसमें वो फॉल करें, जो मिनिमम जो टैक्स है वो पे करें। लिहाजा एक तो यूनिफॉर्मिटी इनको लानी पड़ेगी इनकम टैक्स के अंदर। एक शख्स जो है वो 10 लाख कमाता है, ये 1 करोड़ कमाता है, उसका यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्स को वो पाकिस्तान में जब तक आप इंट्रोड्यूस नहीं करते, और यूके के अंदर ये मिसाल मौजूद है, अमेरिका के अंदर मिसालें मौजूद है, आप जब तक यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्स को अप्लाई नहीं करते, लोग इसी तरह अपने टैक्स को बचाने के लिए या अपनी एक्चुअल अमाउंट जो है उसको हाइड करने के लिए वो वकला के पास भी जाते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में, हम लोग क्या कर सकते हैं जब आपके पास लॉज के इतने लूप होल्स हो, इतने डिफेक्ट्स हो, इतनी एनॉमलीज हो, तो फिर आप एक कॉमन बंदे से या एक आप बिजनेस कम्युनिटी के बंदे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये बड़ी आपने सही बात की है कि इतने लूप होल्स हों तो फिर जाहिर है कि बिजनेस कम्युनिटी अलग परेशान, वकला के लिए एक अलग मसाइल हैं कि किन किन चीज़ों पर जाया जाए, किन पर बात की जाए। बदरुद्दीन काकड़ साहब, सर शुक्रिया। सर क्या मामला है? बड़ी तेज़ी से हमने देखा आटे की बढ़ती कीमतें, आटा गायब हो जाना, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन खुद परेशान रही, फ्लोर मिल्स बंद होती देखी, अब आटा कोयटा, बलूचिस्तान भर और सक्खर में नायाब हो रहा है, फिर कीमतें बढ़ रही हैं फ़ी किलो थैले की। नान भाई जो एसोसिएशन है उसने हड़ताल कर रखी है, क्या मामला है सर असल में? बहुत शुक्रिया खोकर साहब, आपके चैनल का ख़ास तौर पे हमें सबसे पहले जिस तरह आपको मालूम है कि पाकिस्तान में हर आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है आटा, और ख़ास तौर पे इसमें हमारे जो मुतवसत तबके और जो गरीब तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो हम एक कॉमन अल्फाज में बताए कि डिमांड एंड सप्लाई को गवर्नमेंट अपनी मैकेनिज्म के तौर पर आज भी उसको मुकम्मल तौर पर एड्रेस नहीं कर पा रही, उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है। इसके एक छोटे से मैं आपको इसके जो आदाद शुमार बता दूं कि पेशावर में जो उसकी आबादी है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर ये डेली 4000 मैट्रिक टन इशू दे रहे हैं, जबकि वहाँ का डिमांड 12000 मैट्रिक टन है। तो ये उसकी आबादी का 30% है। 70% आबादी जो है उसकी बात कोई सुनने वाला है नहीं। तो लाजमी बात है जो 30% आप दे रहे हो उस पर दक्कम पेल भी होगा और पैनिक बाइंग भी होगी। और चूंकि आपके पास जो ओपन स्टॉक्स है, ओपन स्टॉक्स भी आपके पास, आपकी इम्पोर्टेड वीट आपके पास आ रही है जो कॉस्टली है, अगर उसको आप मार्केट में बेचते हो तो फिर वो आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ वीट प्रोडक्ट तो होगी, लेकिन रेट जो आप रेट करोना है, रेट आप कभी भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसी तरह लाहौर में 17000 मैट्रिक टन पहले वो इशू करा रहे थे, अब ये 25000 की तरफ जा रहे हैं, जबकि वहां पर ये भी कम है, उसे कम से कम 27000 मैट्रिक टन जो है उनको इशू करना होगा गंदम। और इसी तरह अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान में भी हमारी कोई जो डिमांड हम लोग का बनता है वो तकरीबन कोई 12,30,000 बैग्स 100 kg के, ये हमारा पर मंथ जो कंजप्शन है पॉपुलेशन की वाइज, जबकि हमारे फूड डिपार्टमेंट के पास
टोटल जो स्टॉक पड़े हुए थे गुज़श्ता 2 महीने में वो कोई 5 लाख बोरी के करीब थे, 100 kg के। तो आप खुद अंदाजा लगाए, उससे 2 महीने उन्होंने अपने इश्यूज किए हैं। अब उनके पास स्टॉक्स नहीं, अब मजीद स्टॉक्स के लिए वो पास्को को अप्रोच कर रहे हैं जो वीट डिपेंडेंट एरियाज के लिए गंदम देते हैं। अब पास्को के हवाले से भी मुश्किलात आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से भी उन्होंने, जो वहाँ के सूबाई चेयरमैन ने, उन्होंने रिटर्न में दिया है कि उनकी जो गंदम की क्वालिटी है। पंजाब से भी ये मुश्किल आ रहा है कि गंदम की मॉइस्चर को गैर जरूरी तौर पर मैनुअल तरीके से गंदम का मॉइस्चर बढ़ाया जा रहा है और उसमें मड अपने मिट्टी और उसकी मिलावट इतनी, आमेजिश इतनी ज्यादा कर दी गई है कि क्वालिटी भी सब स्टैंडर्ड हमारे पास आना शुरू हो गया है। तो ये उसके साथ ही इंतजामी तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर इन्होंने जो मिलों को, इंडस्ट्रीज को जोदोकोब किया है, मिलों को तंग किया है, पंजाब में खास तौर पर तंग किया है, तो उसकी वजह से बैनुल सूबाई पाबंदियां लगाई हैं। तो ये सारी ये चीजें कि मैकेनिज्म का मिसिंग है और उसकी वजह से हम उससे सफर कर रहे हैं। जो आज भी हम सफर कर रहे हैं कि हम लोगों ने डिमांड और सप्लाई को मुकम्मल तौर पर उसको जांचते हुए जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हमने मार्केट में रखनी होगी, तब जाके रेट्स जो है नॉर्मलाइज होंगे। इस स्पाइट ऑफ दैट कि हमने शुरू से ही हम एक गलत ट्रैक पर गए थे कि हम लोगों ने तो ये वाह कराई गवर्नमेंट ने कि हमने 41 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी है, लेकिन हमारे पास जो स्टॉक्स में कैरी फॉरवर्ड पुराना आना था, तो पिछले सालों में हमारे पास 30 लाख मैट्रिक टन के करीब स्टॉक्स होते थे। इस साल हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट के पास 2 लाख मैट्रिक टन थे, क्योंकि हमारे पास पुराने जखीरे नहीं थे। और सबसे बढ़कर आज आपके चैनल के तवज्जुह से जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उसकी सबसे ये है कि हमारे पास जो आदाद शुमार, जो डेटाबेस आदाद शुमार है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मुख्तलिफ सूबों की तरफ से दिया जाता है कि हमारे पास कितना एरिया जो काबिल काश्त है गंदम के लिए और हमारी कितनी एक्सपेक्टेड क्रॉप है, हमारा ये अंदाजा जो है बिल्कुल गलत है। क्योंकि पाकिस्तान में हम 2 करोड़ 55 लाख मैट्रिक टन से 2 करोड़ 45 लाख मैट्रिक टन के दरमियान हम एक्सपेक्ट करते हैं। क्या ये एक्सपेक्टेशन साल साल हम इसी चीज को रटा करते हैं? इसको एक दफा फिर रिवाइज करना चाहिए कि वाकई हमारे मौसमी हालात की वजह से हम उतना क्रॉप ले रहे हैं जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं बदरुद्दीन काकड़ साहब, मैं चाहूंगा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक ब्रेक पर जाता हूं, मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो एहसन मेहनती साहब, वकास अब्रेज और बदरुद्दीन काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस पर भी बात करते हैं कि क्या हम रिव्यू करते हैं अपने मामलात को हर साल की बुनियाद पर, कोई रिव्यूअल सिस्टम भी है हमारे पास या नहीं। वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा मुश्किल हालात जो इस वक्त हैं और उसकी मैनेजमेंट पर बात हो रही थी। एहसन मेहनती साहब, वकास अब्रेज साहब, बदरुद्दीन काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन साहब, सर जो 2 माह है उसमें खाम तेल की कीमत $8.34 की कमी हुई है, फिर उसके बाद जो रुपया है ₹5.67 मुस्तहकम हुआ है डॉलर के मुकाबले में, लेकिन इसके असरात हमें बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे। अगर डॉलर बेहतर, मतलब डॉलर की कीमत अगर रुपए के मुकाबले में थोड़ी गिरावट का शिकार हो तो यकीनी तौर पर ये तो एक अच्छा साइन होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये जो हमारा जो डेट होता है, फॉरेन डेट, जाहिर है इसकी जो रीपेमेंट है इन टर्म्स ऑफ रुपीज जो है जाहिर है वो कम हो जाती है। एक अच्छी खुशाइन बात होती है कि ये अगर जितना इम्प्रूव होता है उसी एक परसेंटेज से जो है वो हमारे जो फॉरेन डेट होता है उसकी जो पेमेंट होती है रुपी टर्म में वो हमें कम करनी पड़ती है। तो ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव है। फिर हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी जो है वो जब रुपया गिर जाता है तो वो बढ़ जाते हैं, बट जाहिर रुपया जब मुस्तहकम हो जाता है तो वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में भी इम्पैक्ट जो है वो आता है। इन्फ्लेशन भी यूजुअली जो है वो कम हो जाती है, अगर 12-13% पर आनी होती है तो वो 8-9% की तरफ आ जाती है, जाहिर है अगर रुपया मुस्तहकम होता है। तो आई थिंक कि उसके इम्पैक्ट जो है वो इस वक्त देखे तो नहीं गए, बट जाहिर है हमने देखा है कि फॉरेन इन्फ्लोज अगर मार्केट में आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। रुपी स्टेबिलिटी एक अच्छी खबर होती है, पाकिस्तानी के लिए उनकी वर्थ बढ़ती है, जाहिर है रुपी स्टेबिलिटी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है। बट एट द सेम टाइम हमारे जो एक्सपोर्ट बिल्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, जो हमारे इंपोर्ट बिल्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं अगर रुपया मुस्तहकम हो जाता है। तो आई थिंक एक खुशाइन खबर है। बट एट द सेम टाइम जो ऑयल प्राइसेस गिरी हैं उसका जाहिर है हमने देखा कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं अगर ऑयल प्राइसेस गिरती हैं। ये पर्सपेक्टिव हम इस वक्त देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन हमारी 9% है, बल्कि 9% से ज्यादा आने वाले वक्तों में एक्सपेक्टेड है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारा रुपया जो है मुस्तहकम हुआ है।
यूजुअली कहते हैं कि जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आती है वो रुपया गिरने के बाद आती है, बट इस वक्त हमने देखा है कि रुपये की स्टेबिलिटी जो है उसका इम्पैक्ट मोस्ट प्रॉब्ली मंथ ऑफ नवंबर में पॉजिटिव साइड पर हमें नजर आएगा। इस वक्त जो अक्टूबर का डेटा है वो एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन 9% से ज्यादा होगी, तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्टिव्स को हमने देखना है। जो इस वक्त हमने देखा है वीट प्राइसेज या शुगर प्राइसेज जो सरगर्मी उसमें देखी गई है, उसकी जो चढ़ाव देखा गया उसका इन्फ्लेशन पे नेगेटिव असरात हैं और जाहिर इन्फ्लेशन इस वक्त ज्यादा देखी जा रही है। इन्फ्लेशन अगर ज्यादा आएगी और जो आ रही है 9% पर, उसमें IMF प्रोग्राम के होते हुए 7% पे इंटरेस्ट रेट को मेंटेन करना एक बहुत चैलेंजिंग जो है वो सर्कमस्टांसेस के अंदर उसको देखा जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले वक्तों में इंटरेस्ट रेट को बढ़ते हुए देखेंगे अगर इन्फ्लेशन 9% तक रहा, लेकिन जाहिर उसमें हमें बेनिफिट जो है रुपये की स्टेबिलिटी का मिल सकता है। रुपये अगर जितना स्टेबल होगा इन्फ्लेशन उतनी कम होगी, इन्फ्लेशन कम होती है तो इंटरेस्ट रेट को 7% पर हम बरकरार रख सकते हैं। तो आई थिंक कि पर्सपेक्टिव इस वक्त हमारा एक्सपोर्ट के बढ़ने का है। एक्सपोर्ट हमारी तमाम सेक्टर्स के अंदर जो है वो बढ़ गई थी और उसकी वजह ये थी कि हमारा रुपया गिर गया था, 168-169 अगेंस्ट डॉलर गया था। उससे हमने 22% जो है हमारी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बढ़ते हुए देखी, 40% हमने सीमेंट एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए देखी सितंबर के महीने में, और इवन सीमेंट की जो प्रोडक्शन है वो 5.2 मिलियन टन जो है वो हमने सितंबर के महीने में देखी। और उसकी मेजर वजूहत यही रही थी कि रुपये की जो है वो चूंकि वीक हुआ था तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ गई, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ गई, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बढ़ गई, और फिर उसके बाद हमने देखा कि सीमेंट एक्सपोर्ट्स भी जो है वो हमारी बढ़ गई। तो आई थिंक कि इस पर्सपेक्टिव में एक अच्छी खबर थी कि रुपया गिरा था। रुपये का मुस्तहकम होना हमारी इन्फ्लेशन के लिए अच्छी खबर जो है नवंबर के महीने में साबित हो सकता है। और अगर इस IMF प्रोग्राम में होते हुए हमें इंटरेस्ट रेट को जो है वो अगर बढ़ाने की जरूरत पड़ गई तो उस सूरत में अगर हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड हुआ रुपी स्टेबिलिटी की वजह से, तो आई थिंक इंटरेस्ट रेट को हम बरकरार रख सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में। वकास, एक मामला कंज्यूमर राइट्स का है जिस पर बहुत कम नज़र रखी जाती है हमेशा पाकिस्तान में। हम नहीं देखते कि कंज्यूमर राइट्स के हवाले से या तो गवर्नमेंट सोचती हो या फिर आम आवाम खुद भी सोचती हो। मैं देख रहा था कि जब हम लेवी ड्यूटी, सेल्स टैक्स की बात करते हैं, मैं पेट्रोलियम मसनूआत की बात कर रहा हूँ, मैं अगर आपसे सितंबर के शेयर करूँ 21.7 रुपये लेवी ड्यूटी रही, फिर उस पर सेल्स टैक्स 15 रुपये 11 पैसे रहा, तो 36 रुपये 81 पैसे तो हम ये ड्यूटीज़ की मद में लेते रहे। अभी नवंबर में भी यही 44 रुपये 88 पैसे हम इसकी मद में लेते हैं। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट के फैसले हैं उसमें ताख़ीर की गई, जैसे गंदम की ख़रीदारी का मसला रहा, गंदम की प्रोक्योरमेंट के साथ साथ उसके लिए कोई असेसमेंट प्लान नहीं था जिसका जिक्र बदरुद्दीन काकड़ साहब कर रहे थे, उनसे भी पूछूंगा। लेकिन आप ये बताएं कि कंज्यूमर राइट की वजह से 404 अरब का अवाम पर बोझ पड़ जाता है, तो क्या इसके हवाले से कवानीन क्या कहते हैं? कंज्यूमर राइट्स की कोई वैल्यू भी है या नहीं? हर्षान, बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर देयर आर नो कंज्यूमर राइट्स इन पाकिस्तान। जहां तक मेरी प्रैक्टिस का ताल्लुक है, जो चीजें हम अपने डेली बेसिस पे देखते हैं, पाकिस्तान में कंज्यूमर्स के अवाम, जो आम अवाम है, उनके कोई राइट्स नहीं है इस हवाले से। इस हवाले से सिर्फ एक ही चीज हमारे पास कानूनी तौर पे बचती है, वो 184(3) है और 199 हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन, जिसमें जाके हम इन अदालतों से इत्तदा कर सकते हैं कि खुदारा जो आयन का आर्टिकल 37 है जो कंज्यूमर राइट्स की बात करता है, जो रोटी, कपड़ा, मकान और प्रोपोर्शनेट प्राइजेस पे अशिया खुर्दनोश की फराहमी अवाम तक पहुंचाने की बात करता है, उसकी इन्फोर्समेंट करवाई जाए। ये जो फंडामेंटल राइट है कि अवाम को जो अशिया खुर्दनोश हैं, जो दाल है, जो चीनी है, जो आटा है, इनकी मुनासिब प्राइसेस के अंदर हमारे मुल्क के जो माशी और माली मामलात के मुताबिक पहुंचाई जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ और सिर्फ हमारी हुकूमत के ठीक है विकास, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। मेरा ख्याल है कुछ कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है, मैं वापस आता हूँ आपके पास। बदरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है। बदरुद्दीन साहब, एक साल में महंगी गंदम और दरामद में ताखीर की वजह से 220 अरब का नुकसान उठाना पड़ा है हमें। ये बताएं सर, 4 मौके थे जब हम इस मामले को बेहतर कर सकते थे। जब मैं अगर बात करूं अप्रैल की, तो हमें जब पता चल गया कि गंदम की पैदावार का हदफ मुकम्मल नहीं हो रहा, तब उसको पूरा किया जा सकता था। मई में प्रोक्योरमेंट के हदफ के मुताबिक नहीं की गई, फिर जून में भी हुकूमत ने फैसला किया गंदम दरामद करना पड़ेगी, मगर जुलाई के आखिर तक नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया गया। सर, जो ये चीज़ें हैं, आप समझते हैं कि इसकी वजह से भी गंदम के जो प्राइसेस हैं वो और फिर बहरान ये सर उठा रहा है? यकीनन अरसलान कोकर साहब, इसका जो आपने जिस तरफ इशारा किया है, इसका बुनियादी वजह भी यही है। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के जो हमारे थिंक टैंक्स थे, हमने बर वक्त इनको अपनी खदशात का इज़हार कर दिया था कि आपके पास इस तरह के हालात बनने वाले हैं, क्योंकि एक आम आदमी की समझ के लिए ये ज़रूरी है
कि जहां पर आपको बिलफर्ज बलूचिस्तान की बात करते हैं, ये चूंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया है फूड का। अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनने के बाद यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट के पर ज़्यादा बोझ आने की वजह मैं बता रहा हूँ कि मुल्क में अगर आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वो मुल्कगीर होता है, अगर आप रेट्स की बात करते हैं तो वो मुल्कगीर उसका एक तासुर जाता है। अब चूंकि ये सूबे अपने तौर पर इसके साथ खेल रहे हैं कि जितने डिमांड्स हमारे हैं सूबों के अंदर उतनी हम सप्लाईज नहीं दे रहे हैं। अच्छा बदरुद्दीन साहब, मैं चाहूंगा इस पर भी एक कमेंट कर दें। ये भी एक सवाल उठ रहा है कि गवर्नमेंट की जो मुकर्रर करदा कीमत है फ्लोर मिल्स उस पर आमादा नहीं हो रही, क्या ऐसी कोई वजह है? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है कि जो गवर्नमेंट की जो रेट है, चूंकि गवर्नमेंट के एक मखसूस सब्सिडाइज रेट में जो गंदम दे रही, मैंने कहा कि अब पेशावर में KPK गवर्नमेंट जो है, वहां पर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, वो 30% जो उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक दे रही है। 70% जो है ये ओपन मार्केट से इनको जरूरत पड़ रही है। अब ओपन मार्केट से जो सी पोर्ट पे जिस टाइम जो इम्पोर्टेड वीट पहुंच रही है वो 4800 रुपए में 100 kg है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन डाल करके ये कोई 550 रुपए ट्रांसपोर्टेशन डाल करके 5300 रुपए में तो पेशावर पड़ रहा है। तो लाजमी बात इस दरमियान में जो रेट का डिफरेंस है वो कहीं ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस में आम आदमी, आम जो हमारे जो आप कंज्यूमर मार्केट में जाते हैं तो इसका बैक इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है। हमारे जो सब्सिडाइज जो वीट है या जिसमें गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि जो वीट डिपेंडेंट एरियाज है, खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अपनी उस गंदम की फ्लो को बढ़ाएं, वहां पर कम से कम एटलीस्ट 70% उसकी रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट की तरफ से उसकी तरफ से देनी चाहिए, ताकि रेट में और फेडरल गवर्नमेंट को इसमें आगे आते हुए उसको जो आप बाहर से महंगी गंदम खरीद रहे हो उसको स्टेबल करने के लिए अपनी प्राइवेट वीट के साथ जो आपकी अपनी इंडिजिनियस वीट जो आपने खरीदी हुई है उसके साथ एक लेवल पे लाने के लिए जरूरी है कि आपने कामात करने होंगे। अगर आप गवर्नमेंट आप इस तरह छोड़ोगे जो आपकी मार्केट में रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप गंदम नहीं दोगे तो अनसर्टेनिटी का जो माहौल है उसमें पैनिक बाइंग भी आता है और जो परसेप्शन बन रहा है वो महंगाई का बन रहा है जो गैर जरूरी भी नहीं है वो बजाय है, क्योंकि उसके बनना है डिमांड और सप्लाई के तहत आपको अर्जा नरखों पे गंदम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल जब आपको अर्जा नहीं मिल सकता तो फ्लोर मिल किसी भी तौर पर आपको अर्जा कीमत पे नहीं दे सकता, मां सिवाय उस क्वांटिटी के जो गवर्नमेंट आपको एक मखसूस रेट में दे रही है और वो आप दे रहे हो जो कि डिमांड के मुताबिक नहीं है, वो कम है। ठीक है, मैं वकास चाहूंगा इस पर थोड़ा सा कमेंट आप भी करें। बात की बिलाशुबा पाकिस्तान के अंदर महंगाई विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जा रही है और मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि पाकिस्तान की जो 25 से 30% अवाम है उनके लिए जो बेसिक नेसेसिटीज में सबसे पहले दाल रोटी जो सबसे सस्ती चीज पाकिस्तान में कंसीडर की जाती थी उनके लिए दाल और रोटी भी सवालिया निशान बन चुकी है। और बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मेहंदी साहब, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप हमारे साथ मौजूद थे, बैरिस्टर वकास अब्रेज माहिर कानून बिजनेस और टैक्सेशन, और बदरुद्दीन काकर साहब सेंट्रल चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। फिर जुमे के रोज़ आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।